सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि टू इनकमर वन बस कपलर जो पीसीसी या तो फिर पीएमसीसी है वो क्या होता है। सो सपोज जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो एक पीसीसी है या तो फिर पीएमसीसी भी बोल सकते हो। अब इस पीसीसी यानी कि पावर कंट्रोल सेंटर और पीएमसीसी यानी कि पावर मोटर कंट्रोल सेंटर। तो सो गाइस, पीसीसी या तो फिर पीएमसीसी सेम ही चीज़ है। कहीं जगह पे उसको पीसीसी बोला जाता है, कहीं जगह पे उसको पीएमसीसी बोला जाता है। अब गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फोटो, जिसमें क्या है कि ये जो है वो इनकमर 1 है, उसके बाद में बस कपलर है और यहाँ पे जो है वो इनकमर 2 है। यानी कि ये जो पैनल है उसमें 2 इनकमर आ रहे हैं और उसको सेक्शनाइज करने के लिए, मतलब कि दोनों इनकमर को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक बस कपलर दिया है। सो जो 2 इनकमर 1 बस कपलर का जो पीसीसी है वो कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है वो फर्स्ट पेज है। तो फर्स्ट पेज में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक सिर्फ बेसिक्स जो सिंगल लाइन डायग्राम जो है 2 इनकमर 1 बस कपलर पीसीसी का वो बताया है, जिसमें जैसे ही आप देख रहे हो कि लाइन ए। सो यहाँ पे मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो लाइन 1 है और ये जो है वो लाइन 2 है। यानी कि लाइन 1 जो है वो अपस्ट्रीम में से लाइन 1 जो है वो आके डायरेक्टली कनेक्ट होती है यहाँ पे आपके इनकमर 1 में, और लाइन 2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपके इनकमर 2 के इनकमिंग में। यानी कि जैसे ही आप देख रहे हो कि इनकमर 1 जो है, इनकमर 1 में जो लाइन आ रही है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है, वो लाइन 1 है वो अपस्ट्रीम से आ रही है। सेम वे ये इनकमर 2 जो है उसमें जो लाइन जो है इनकमिंग सप्लाई जो है वो कुछ इस तरह आके डायरेक्टली ये इनकमर 2 में कनेक्ट हो रहा है, सेम वे इनकमर 1 में कनेक्ट हो रहा है। सो जैसे ही आप ये ब्रेकर को ऑन करोगे, Q1 जो है वो डिनोट करता है ये आपके सर्किट ब्रेकर को। ये जो ब्रेकर है उसको Q1 बोला है और यहाँ पे ये जो ब्रेकर है इसको Q3 बताया है। सो जैसे ही आप ये Q1 एंड Q3 को ऑन करते हो तो क्या होगा कि जो भी सप्लाई है वो डायरेक्टली आके आपकी ये जो बस है उसको चार्ज कर देंगे। सेम वे ये जैसे ही Q1 को ऑन करोगे तो इनकमर 1 ऑन होके डायरेक्टली चार्ज कर देगा आपकी ये बस को। फिर फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए कि Q1 जो है वो इनकमर 1 है, Q3 जो है वो इनकमर 2 है और ये दोनों जो चीज़ है वो बस है। तो ये बस A जो है वो इनकमर 1 से जो फीड हो रहा है उसको बस A बोला है, और बस B जो है वो इनकमर 2 से फीड हो रहा है उसको बस B बोला है। अब गाइस, बाकी की चीज़ें उसके बारे में हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये जो है वो एक इनकमर है। तो काफ़ी बार क्या होगा कि ये जो ब्रेकर है, इनकमर का ब्रेकर, वो ऑफ होगा। तो आपको पता भी चलना चाहिए कि ये जो लाइन का वोल्टेज है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो लाइन का वोल्टेज जो है वो चेक करने के लिए यहाँ पे लाइन पीटी दिया है, लाइन पीटी। सो गाइस, लाइन पीटी क्या करता है कि लाइन पीटी जो है वो डायरेक्टली ये लाइन में से वोल्टेज को सेंस करेगा और वो वोल्टेज सेंस करके उसको 110 वोल्ट में कन्वर्ट करके डायरेक्टली रिले में भेज देगा। तो रिले आपको बताएगी कि लाइन का वोल्टेज कितना है अवेलेबल। सेम वे गाइस, ये बस का वोल्टेज आपको मेज़र करना है, क्योंकि गाइस क्या है कि सर्किट ब्रेकर तो यहाँ पे ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। अगर ऑफ है तो ये बस का वोल्टेज, ये बस में वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं है, या तो फिर ब्रेकर ऑन है तो भी ये बस के अंदर वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं है, वो सेंस अगर आपको करना है तो क्या करेगा कि यहाँ पे हमने बस पीटी लगा दिया रहता है। तो ये जो पीटी है उसको बस पीटी बोलते हैं। तो ये बस पीटी क्या करेगा कि बस पीटी डायरेक्टली वोल्टेज जो सेंस करके रिले को दे देगा और रिले में हमें पता चलेगा कि बस वोल्टेज है या नहीं है। सो लाइन पीटी जो है वो ये लाइन का वोल्टेज, यानी कि ये लाइन का वोल्टेज यानी कि इतना वोल्टेज ब्रेकर से लेके, ब्रेकर के इनकमिंग से लेके अपस्ट्रीम का जो वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज, वो प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करेगा। और बस वोल्टेज जो है वो इतना वोल्टेज, यानी कि ये बस का वोल्टेज जो है वो चेक करता रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि ये जो बस पीटी जो है वो बस पीटी का वोल्टेज सेंस करके डायरेक्टली ये रिले में तो जा रहा है, साथ ही में यहाँ पे ये दूसरी रिले में भी जा रहा है, बस कपलर की रिले में भी जा रहा है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि अगर कोई बार
बाई चांस अगर कोई इनकमर फेल हो गया तो क्या है कि ये बस कपलर को उस टाइम पे ऑन हो जाना है, और वो बस कपलर कब ऑन होगा उसको पता भी होना चाहिए कि ये बस का वोल्टेज जो है वो फेल हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो बस का वोल्टेज सेंस करने के लिए यहाँ बस पीटी में से वोल्टेज लेके डायरेक्टली बस कपलर की रिले को दिया होता है। सेम वे गाइस लाइन बी यानी कि इनकमर 2 जो है वो इनकमर 2 में लाइन का वोल्टेज चेक करने के लिए वापस ये लाइन पीटी रहती है जो लाइन बी का वोल्टेज कंटिन्यूसली मेजर करती रहती है, और बस का वोल्टेज जो है वो ये बस पीटी रहती है और वो कंटिन्यूसली मेजर करके डायरेक्टली आपके इनकमर की रिले को भी प्रोवाइड करती है डेटा, और साथ ही में वो आपके बस कपलर की रिले को भी डेटा प्रोवाइड करती रहती है। अब गाइस ये जो चीज़ आप देख रहे हो वो है करंट ट्रांसफॉर्मर। अब करंट ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या है गाइस कि अगर बाय चांस वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट या तो फिर रेटेड से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा तो उस टाइम पे कोई फॉल्ट हुआ, उस टाइम पे अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है उसको सेंस करने के लिए सिटी रहता है कि अगर फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होगा, तो वो करंट फ्लो होगा ज़्यादा करंट, तो ये सिटी जो है वो करंट का सेंसिंग जो है वो डायरेक्टली इनकमर की रिले को दे देगी, और ये इनकमर की रिले को जैसे ही सेंसिंग देगी और इनकमर की रिले को पता चलेगा कि भाई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, कहीं पे फॉल्ट हुआ है, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा कि ये बस कपलर को ट्रिप करवा देगी। तो कुछ इस तरह का फंक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए करंट ट्रांसफॉर्मर जो है वो रहता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर का पेज तो हमने डिस्कस कर लिया था और हम सेकेंड नंबर के पेज से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो लाइन जो है ये पूरी लाइन जो है वो डिनोट करती है कि वो ड्राइंग किसका ड्राइंग है वैसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से लेके ये जो लाइन है उतनी लाइन तक, जैसे आप यहाँ पे लिखा है कि इनकमर 1 मेन सर्किट, यानी कि इतना जो पोर्शन जो है वो इनकमर 1 की पावर सर्किट मेन सर्किट है। यानी कि जैसे ही आप ये देख रहे हो कि ये जो आर वाई बी एंड न्यूट्रल जो दिखा रहा है वो आपका बस है, ये जो है वो पीएमसीसी या तो फिर पीसीसी का बस है। बस यानी गाइस क्या कि जैसे ही आप ये देख रहे हो कि ये पीसीसी पूरा पीसीसी है, उसके अंदर एक बस बार रहते हैं और वो आर वाई और बी वैसे 3 बस बार रहते हैं, और इनकमिंग सप्लाई जो है वो ये ब्रेकर इनकमर 1 के ब्रेकर में पहले आता है। यानी कि ये जो ब्रेकर है वो ब्रेकर में पहले इनकमिंग सप्लाई ऊपर से अपस्ट्रीम से आता होगा दूसरे सबस्टेशन से, तो वो जो अपस्ट्रीम सप्लाई जो है वो उसको जैसे ही आप ये ब्रेकर को ऑन करोगे तो क्या होगा कि ये ब्रेकर आउटगोइंग में भी सप्लाई निकालेगा और ये बस को चार्ज करेगा। और वैसे ही जैसे ही ये अपस्ट्रीम सप्लाई आ रहा है, यानी कि ये बस डक में से अपस्ट्रीम सप्लाई डायरेक्टली ब्रेकर में आ रहा है, और जैसे ही आप ये ब्रेकर को ऑन करोगे तो ये पूरा जो आपका पैनल जो है वो चार्ज हो जाएगा। वही ये ड्राइंग जो है वो आपको दिखाना चाहता है। तो ये जो है वो पैनल, ये जो आप देख रहे हो आर वाई बी एंड न्यूट्रल, वो पैनल का बस बार है, और ये जो है वो आपका इनकमिंग सप्लाई है जो पैनल में आ रहा है वो। तो इनकमिंग सप्लाई गाइस आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यू है, यहाँ पे 301 302 भी लिखा है। दैट मीन्स कि ये जो सप्लाई है वो उसका ड्राइंग अभी भी आगे तीसरे नंबर के पेज पे लिखा है। वो कैसे पता चलेगा गाइस कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 2 नंबर की सीट है, तो 2 नंबर की सीट पे ये पूरा जो एड्रेस सिस्टम है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि 201 से स्टार्ट होता है और 210 तक खत्म होता है। वैसे ही 301 एंड 302 लिखा है, तो जैसे ही आप तीसरे नंबर के पेज में जाओगे ये फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है वो आपको कंसीडर करने का। तो जैसे ही आप तीसरे नंबर के पेज पे जाओगे, तीसरे नंबर के पेज पे जाके देखोगे कि 301 एंड 302 यहाँ पे है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आर वाई बी एंड न्यूट्रल जो लिखा है दैट मीन्स कि यहाँ से कहीं पे सप्लाई आ रहा है, और ये सप्लाई आके कुछ इस तरह डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके वापस यहाँ पे आप देखोगे कि 201 एंड 202 में जा रहा है। तो ये बात को क्या हुई गाइस जो हमने आगे देखी वो कि जैसे ही हम दूसरे नंबर के पेज में जाएंगे तो ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं। देखे ये 3 में कनेक्टेड हुआ है, 301 302 में कनेक्टेड है, और ये 201 202 में कनेक्टेड है। सो जैसे ही इनकमिंग सप्लाई आगे बढ़ता है तो आप देख रहे हो कि यहाँ से दोनों जगह से एक टेपिंग लिया है और वो जा रहा है टू पैनल स्पेस हीटर ट्रांसफॉर्मर 1। सो फ्रेंड्स आप अभी इसको इग्नोर कर सकते हो, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जाके हम मेन बात करते हैं। फिर जैसे ही हम आगे चलते हैं आर वाई और बी को जैसे आगे मैं यहाँ पे हाईलाइट ले लेता हूँ तो समझने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स जैसे ही ये आर सप्लाई आर का वोल्टेज जैसे ही आगे बढ़ा तो सबसे पहले क्या होगा गाइस कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये जो है लाइन वो कनेक्टेड है कुछ,
और ये लाइन जो है वो आ रही है डायरेक्टली पहले MPCB में कनेक्ट हो रही है। सेम वे ये वाई फेज की और सेम ये बी फेज की, तीनों की एक 3 पोल की MCCB में जा रही है और MPCB में से निकल के डायरेक्टली कुछ इस तरह से कुछ ये चीज़ जो दिखाई है उसको यहाँ पे लिखा है लाइन ए, यानी कि लाइन PT में आ रही है। तो ये जो 415 वोल्ट जो आ रहा है वो लाइन PT का इनकमिंग सप्लाई है, और जैसे ही लाइन PT और ये जो पार्ट है वो लाइन PT का न्यूट्रल है। सो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही सप्लाई आएगा तो वो लाइन PT में आएगा और लाइन PT उस 415 को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करके डायरेक्टली आउटपुट जो है वो, जैसे आप देख रहे हो कि वो आउटपुट डायरेक्टली जा रहा है कुछ MCB लगा के डायरेक्टली एक वोल्ट मीटर में जा रहा है कि ये जो है वो वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर में आप देख सकते हो कि लाइन का वोल्टेज, इनकमिंग सप्लाई वोल्टेज कितना है और अवेलेबल है या नहीं है, वो वोल्ट मीटर से आपको पता चल जाएगा। और वो वोल्ट मीटर जो है वो गाइस कुछ इस तरह से पैनल पे दिखाया रहता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो है वो वोल्ट मीटर है। तो ये वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से दिखाया रहता है और लाइन PT जो है वो गाइस कुछ इस तरह से दिखती है। तो इस लाइन PT में से डायरेक्टली वोल्टेज इस तरह लिया रहता है। साथ ही में जो टेपिंग है वो R, Y और B का डायरेक्टली जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और साथ ही में ये जो दूसरा जा रहा है टेपिंग, वो जा रहा है डायरेक्टली आपकी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड रिले में, और वो भी हम आगे बात करेंगे। बट आप सपोज समझिए कि लाइन PT में से जो वोल्टेज जो लिया है, सबसे पहले लाइन PT का सप्लाई, सबसे पहले इनकमिंग सप्लाई आएगा और उसके बाद जो कंट्रोलिंग में पहली चीज आएगी वो आएगी लाइन PT। और लाइन PT जो है वो काम करता है कि वोल्टेज जो ये पावर सर्किट है उसका वोल्टेज मॉनिटर करने का काम करता है और अलग अलग जगह पे जहाँ पे वो वोल्टेज मॉनिटर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेंड करता है। सेम वे नेक्स्ट जैसे ही आप आगे जाओगे तो आप ये देख रहे हो कि ये R फेज, ये Y फेज और ये B फेज, ये तीनों फेज की ये जो है वो CT है। और ये CT क्या है, इस प्रोटेक्शन टाइप CT है, यानी कि ये CT में से जो भी करंट जो जा रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल रिले में जा रहा है, और वो जो रिले है वो कंटिन्यूसली करंट को ये प्रोटेक्शन CT में से मेज़र करती रहेगी। और अगर कहीं पे फॉल्ट है और करंट की वैल्यू कुछ लिमिट से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिपिंग कमांड देके आपके सर्किट ब्रेकर को ऑफ करवाने का काम करती है, उसके लिए प्रोटेक्शन सर्किट रहती है। सो गाइस इस पेज में हमने समझा कि पावर सर्किट जो है वो कैसे होती है, मतलब पावर सर्किट जो है वो कैसे स्टार्ट होती है और उसमें सबसे पहले क्या आता है। तो जैसे ही पावर सर्किट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसमें लाइन PT आता है, बाद में प्रोटेक्शन CT आता है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो वही ड्राइंग कंटिन्यू है। तो जैसे ही सप्लाई को अब आप आगे बढ़ाइए, जैसे ही सप्लाई को आगे बढ़ाते हो तो सबसे पहले क्या हुआ गाइस कि यहाँ पे एक CT दिखाया है। और फ्रेंड्स ये जो CT जो है वो यहाँ पे दिखाया है, वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि APFC CT है। ये कई जगह पे होती है, कई जगह पे नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या है कि ये APFC यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो कंटिन्यूसली करंट चाहिए वो एक फेज में से लिया होता है और APFC पैनल को दिया होता है, उसके लिए है। और ये इतना मैटर ज़्यादा नहीं करता है, हर एक जगह पे ये चीज़ नहीं होती है। तो चलो इसको भी निगलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही हम आगे जाएंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी R फेज, Y फेज और B फेज, तीनों फेज में एक एक वापस CT आई, और ये जो CT है वो मीटरिंग टाइप की CT है। सो गाइस आगे के ड्राइंग में जो थी, ये हमने पहले जो ड्राइंग देखा उसमें जो CT पहले आ रही थी वो आ रही थी प्रोटेक्शन टाइप की, और उसके बाद प्रोटेक्शन टाइप की CT के बाद आएगा मीटरिंग टाइप CT। अब ये जो मीटरिंग टाइप CT जो है वो गाइस क्या करती है कि कंटिन्यूसली करंट जो है वो मॉनिटर करके आपको इंडिकेशन देने का काम करती है। इंडिकेशन देने का मतलब कि आपको मेजरमेंट वैल्यू देने का काम करती है कि एक्चुअल में कितना करंट जो है, कितना लोड जो है वो PMCC में चल रहा है उस पर्टिकुलर इनकमर पे, वो देखने का काम करती है। तो इसका जो आउटपुट आप देख रहे हो, ये जो CT का जो आउटपुट निकल के जा रहा है, सेकेंडरी साइड का जो आउटपुट निकल के जा रहा है, वो सबसे पहले आप देख रहे हो तो ये जा रहा है एक मल्टी फंक्शन मीटर में। तो मल्टी फंक्शन मीटर जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है जिसमें हर एक फेज की वैल्यू दिखाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मीटर है वो मल्टी फंक्शन मीटर है, यानी कि वो हर एक चीज़ मेजर करता है, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, किलोवाट, kVAR, हर एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने का काम करता है। तो गाइस इसको मेजर करने के लिए क्या कि उसको मेन क्या चीज़ चाहिए कि उसको करंट चाहिए। तो सबसे पहले करंट चाहिए, तो करंट तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मीटरिंग CT में से जो करंट जो है वो डायरेक्टली ये मीटर को मिलता होगा। और गाइस ये जो V1, V2, V3, V4 जो है वोल्टेज, वो वोल्टेज जैसे आप देख रहे हो कि कुछ यहाँ से आ रहा है, ये जो
4 चीज़ें, 1 2 3 4 जगह से वोल्टेज आ रहा है। तो ये आप जैसे देखोगे कि 309 में से आ रहा है, तो चलिए 309 में चलते हैं। तो जैसे ही हम पेज को चेंज करते हैं और 309 में आते हैं, तो आप देख ही रहे हो कि ये जो यहाँ पे रहा, ये चीज़ जो है वो डायरेक्टली उधर कनेक्ट हो रही है। कैसे होगा, इस पता चला कि यहाँ पे नाम लिखा है कि P1138CH में जा रहा है। और ये चीज़ जो है अब वापस दूसरे नंबर के पेज पे आके देखते हैं, तो आप जैसे ही देख रहे हो कि यहाँ पे ये नाम लिखा है PM13EH वाला, यानी कि वो कंफर्म हो गया कि वहाँ से वोल्टेज जो है वो इसको दिया है। क्योंकि गाइस ये मल्टी फंक्शन मीटर को वोल्टेज करंट दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो पावर को कैलकुलेट करके आपको दिखा पाएगी। तो आई होप आप समझ गए कि ये पावर, ये जो चीज़ जो है वो सिर्फ एक मल्टी फंक्शन मीटर है जो हर एक चीज़ दिखाता है। साथ ही में गाइस किलोवाट ट्रांसड्यूसर है, वो जो भी किलोवाट यानी कि कितने किलोवाट का लोड चल रहा है, वो ट्रांसड्यूसर वो किलोवाट का 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग में आउटपुट पे कन्वर्ट कर देगा। और ये आप रिमोटली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि पैनल पे दिखाने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए ट्रांसड्यूसर रहता है। फिर गाइस जैसे ही आप देखोगे कि पावर जो है वो आगे बढ़ के कुछ इस तरह से सर्किट ब्रेकर के इनकमिंग सप्लाई तक आके पड़ा रहेगा, यानी कि ये जो है सर्किट ब्रेकर उसके इनकमिंग सप्लाई तक आके पड़ा रहेगा। फिर जैसे ही आप ये सर्किट ब्रेकर को ऑन करोगे, जैसे ही आप इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करोगे, तो क्या होगा कि सप्लाई आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के डायरेक्टली आपकी जो पीएमसीसी की बस जो है उसको चार्ज कर देगा। यानी कि जैसे ही आपने सर्किट ब्रेकर को ऑन किया, इसके अंदर रहे 3 RYB बस जो है वो चार्ज हो गए और ये जो पैनल का बस जो है उसको चार्ज करेंगे। तो इस हिसाब से ये पूरा पावर का ड्राइंग रहता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हमने मेनली बात किया है कि मेन जो पावर सर्किट होती है वो क्या होती है, फिर उसकी मीटरिंग सर्किट क्या होती है, प्रोटेक्शन सर्किट उसकी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग ने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। और साथ ही में गाइस क्या है कि ये हमने सिर्फ इनकमर 1 के बारे में देखा है। सेम वे गाइस अगर आप बस कपलर का भी देखोगे, तो बस कपलर का भी आप देखोगे तो कुछ इस तरह से ही है, और इनकमर 2 का आप देखोगे तो भी कुछ इस तरह से ही है। सो गाइस मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसमें आप बस कपलर और इनकमर 2 का भी इस तरह से थोड़ा एनालाइज कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें कमेंट कीजिए, हम उसके आगे बात भी करेंगे सर्किट ब्रेकर के कंट्रोलिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो एक सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये जो है इनकमर 1 का सर्किट ब्रेकर है, ये बस कपलर का है, और ये इनकमर 2 का सर्किट ब्रेकर है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर्स जो रहते हैं उसका कंट्रोलिंग जो है वो कैसे रहता है, वो हम इस ड्राइंग में आज समझने वाले हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो कि एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है, ACB जो होता है, उसके अंदर ये स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है। तो ये स्प्रिंग चार्जिंग जो मोटर है उसका जो कंट्रोलिंग सप्लाई जो होता है वो होता है 240 वोल्ट AC। 240 वोल्ट AC पे उसका कंट्रोलिंग सप्लाई होता है। सेम वे ये जो पूरा ACB का कंट्रोलिंग जो है, सर्किट ब्रेकर का कंट्रोलिंग जो है, वो सर्किट ब्रेकर का कंट्रोलिंग जो है वो लिया रहता है DC पे, यानी कि 110 वोल्ट DC ऑक्सिलरी सप्लाई से। अब चलिए पहले बात करते हैं कि स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है उसका कंट्रोलिंग कैसे रहता है। सपोज आप पहले ऐसा अंडरस्टैंड कीजिए कि वो स्प्रिंग चार्ज नहीं है, उस टाइम पे क्या होगा। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप ये Q12 जो है उसको ऑन करोगे, जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो क्या होगा कि अगर स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में नहीं है तो ये स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच आप देख रहे हो, स्प्रिंग चार्ज लिमिट स्विच, वो क्या होगा कि वो NC कंडीशन में होगा। तो वो डायरेक्टली यहाँ पे NC कंडीशन में होगा, वो यहाँ पे NC कंडीशन में होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन चार्ज कंडीशन है तब वो एंडो कंडीशन में है। तो अगर स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में नहीं है तो ये NC कंडीशन में होगा। तो जैसे ही वो NC कंडीशन में हुआ, दैट मीन्स गाइस क्या हुआ कि डायरेक्टली फेज जो है, डायरेक्टली जैसे आप देख रहे हो कि ये जो फेज जो है वो डायरेक्टली मिल गया आपके स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को, और न्यूट्रल जो है वो डायरेक्टली मिल गया स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को, कुछ इस तरह से। साथ ही में ये कॉन्टेक्टर जो है उसको भी सप्लाई मिला और उसकी भी कंट्रोलिंग कोयल जो है वो एनर्जाइज हुई, यानी कि इस टाइम पे स्प्रिंग जो है वो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और स्प्रिंग जो है वो चार्ज हो रही है। अब जैसे ही स्प्रिंग जो है वो चार्ज हो जाएगी तो क्या होगा कि जैसे ही स्प्रिंग चार्ज हो जाएगी तो ये स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच जो है वो डायरेक्टली नॉर्मली ओपन है, यानी कि वो ओपन हो जाएगी। सो जैसे आप देख रहे हो कि स्प्रिंग चार्ज हुआ और ये एनो हुआ, नॉर्मली ओपन हुआ, तो क्या होगा कि डायरेक्टली उसको न्यूट्रल मिलता हुआ बंद हो जाएगा। तो जैसे ही न्यूट्रल मिलता हुआ बंद हो गया
तो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और वो स्टॉप हो जाएगी यानी कि आपकी स्प्रिंग चार्ज जब भी होगी तब आपकी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगी और ये कॉन्टेक्टर है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, K11 कॉन्टेक्टर है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। अब गाइस आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये K11 क्या है, तो चलिए उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये K11 जो है वो डायरेक्टली गाइस उसके जो दो कॉन्टैक्ट है, दोनों NC कॉन्टैक्ट है, वो कहाँ पे यूज़ किए हैं 1306 पे और 1603 पे। तो 1306 पे यूज़ किया है वो अगर हम यहाँ पे ट्रेस करें तो ये रहा 1306। तो ये 1306 में K11 ये रहा गाइस, यानी कि स्प्रिंग चार्जिंग का एक कॉन्टैक्ट लिया है, स्प्रिंग चार्जिंग का कॉन्टैक्ट लिया है। अब ये स्प्रिंग चार्जिंग का कॉन्टैक्ट जो है वो क्यों लिया है गाइस कि जब भी स्प्रिंग जो है वो डिस्चार्ज होगी, सपोज यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो चार्ज कंडीशन में है, स्प्रिंग जो है वो चार्ज कंडीशन में इसीलिए ये जो है वो NC है। बट अगर स्प्रिंग जो है वो डिस्चार्ज कंडीशन में होगी तो क्या होगा कि ये जो लिमिट स्विच जो है स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच वो NC होगा, और वो NC होगा तो क्या होगा कि ये मोटर जो है वो भी स्प्रिंग को चार्ज करती होगी और ये कॉन्टेक्टर है वो भी पिकअप होगा। तो जैसे ही ये कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो क्या होगा कि ये नॉर्मली ये उस टाइम पे ओपन रहेगा, और ये ओपन रहेगा दैट मीन्स कि अगर जब भी स्प्रिंग चार्ज हो रही है उस टाइम पे किसी ने उसको ऑन कमांड दिया, ब्रेकर को ऑन कमांड दिया, तो वो ब्रेकर जो है वो ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है वो नॉर्मली ओपन हो गया तो सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपकी ये क्लोजिंग कोयल है उसको सप्लाई नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि जब भी स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है वो स्प्रिंग को चार्ज करती होती है उस टाइम पे मोटर जो है उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑन न हो जाए, उसके लिए ये कॉन्टैक्ट जो है वो इंटरलॉकिंग में लिया रहता है। तो आई होप आप समझ गए कि स्प्रिंग चार्जिंग की सर्किट कैसी होती है, और साथ ही में कि ये स्प्रिंग चार्जिंग जब होता है उस टाइम पे कोई सर्किट ब्रेकर को ऑन ना कर पाए एक्सीडेंटली, उसके लिए एक कॉन्टैक्ट इंटरलॉक लिया रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ACB के कंट्रोल के बारे में, कि जो सर्किट ब्रेकर है उसका कंट्रोलिंग कैसे रहता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग सर्किट के बारे में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्लोजिंग सर्किट के बारे में। अब गाइस ये क्लोजिंग सर्किट में भी यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिख रहा है वो है क्लोजिंग कोइल, यानी कि ये जो CC लिखा है वो है क्लोजिंग कोइल। सो जब भी ये क्लोजिंग कोइल को सप्लाई मिलेगा, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग कोइल को सप्लाई, इसका मतलब गाइस कि जब भी क्लोजिंग कोइल को सप्लाई यानी कि उसका नेगेटिव जो है उसको नेगेटिव मिल गया, कोइल का नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया, और कोइल के पॉजिटिव को जब भी डायरेक्टली पॉजिटिव मिल गया उस टाइम पे ये जो क्लोजिंग कोइल है वो एनर्जाइज होगी और आपके ब्रेकर को ऑन करेगी। ये मेन फंक्शन होता है क्लोजिंग कोइल का। तो अब चलिए देखते हैं कि क्लोजिंग सर्किट कैसा रहता है और एक क्लोजिंग कोइल को कैसे सप्लाई मिलता है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग से कि 110 वोल्ट DC कंट्रोलिंग है। तो जैसे ही आप ये MCB ऑन करोगे Q11, सो क्या होगा कि पॉजिटिव सप्लाई जो है वो डायरेक्टली कुछ इस तरह जा रहा है और यहाँ से कहीं और भी जा रहा है, और टैपिंग लिया है, और ये जो टैपिंग लिया है वो डायरेक्टली Q13 से लिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि Q13 है उसको भी ऑन करना पड़ेगा। सो जैसे ही आप Q13 भी ऑन करोगे तो क्या होगा कि सप्लाई कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट ये जो नेगेटिव जो है वो भी जैसे ही आपने Q11 ऑन किया तो क्या होगा कि नेगेटिव सप्लाई जो है वो भी साथ ही में नेगेटिव जो है वो भी साथ ही में कुछ इस तरह से आगे बढ़ता होगा। और Q6 भी आपने ऑन किया, दैट मीन्स कि नेगेटिव कुछ इस तरह से आगे ACB के कंट्रोल में पहुंच गया है। अब गाइस जैसे आप देखो कि नेगेटिव जो है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग कोइल को मिल गया, नेगेटिव जो है वो डायरेक्टली क्लोजिंग कोइल को मिल गया। ओनली अब बात है वो पॉजिटिव की है। सो गाइज हर एक सर्किट ब्रेकर के कंट्रोलिंग में ओनली पॉजिटिव को ही घुमाया जाता है इंटरलॉकिंग में, नेगेटिव जो है वो क्लोजिंग कोइल को डायरेक्टली ही मिल जाता है। सो चलिए अब बात करते हैं कि पॉजिटिव कैसे कंट्रोल किया होता है। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले क्या आएगा कि पहले आएगा लोकल रिमोट स्विच, ये जो है वो लोकल रिमोट स्विच है। सो जैसे ही लोकल रिमोट स्विच को लोकल में रखा है, जैसे ही लोकल रिमोट स्विच को आप लोकल में रखोगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल के नज़दीक में ये जो ब्लैक जो है वो मार्क है, दैट मीन्स कि जब भी लोकल रिमोट स्विच लोकल में होगी उस टाइम पे ये सर्किट आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ेगा। जैसे ही
आपने लोकल रिमोट को लोकल में रखा तो सप्लाई कुछ इस तरह से कंट्रोल सप्लाई आगे बढ़ा। फिर जैसे ही टीएनसी यानी कि टीएनसी जो है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, तो जैसे ही आपने टीएनसी को क्लोज के साइड घुमाया, कुछ इस तरह से क्लोज के साइड घुमाया, यानी कि यहाँ पे भी आप देखोगे तो ब्लैक मार्क है, यानी कि जब भी टीएनसी को क्लोज के ऊपर रखा जाएगा तभी सप्लाई जो है वो आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से कंट्रोल सप्लाई आगे बढ़ा, आपने टीएनसी को प्रेस किया। तो फिर नेक्स्ट गाइस चीज़ क्या आती है कि जब भी इतना हुआ, इसके बाद क्या है गाइस कि सो फ्रेंड्स ये एसीबी इन टेस्ट, इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो टेस्ट कंडीशन में होगा, टेस्ट कंडीशन में, उस टाइम पे ये जो K16 जो है वो डायरेक्टली एनसी होगा। सो वो एनसी होगा तो क्या होगा कि सप्लाई जो है वो आगे बढ़ के कुछ इस तरह से आगे निकलते निकलते कुछ इस तरह से यहाँ से लेके स्प्रिंग चार्ज की लिमिट स्विच, स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टेक्ट है वहाँ तक आके पड़ा रहेगा। अब क्या स्प्रिंग चार्ज का तो मैंने आपको आगे बता दिया कि ये K11 से स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टेक्ट आ रहा है, यानी कि जब भी आपका मोटर का स्प्रिंग चार्ज, जब भी आपके सर्किट ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज हो गया होगा उस टाइम पे ही ये एनसी रहेगा। अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो ये एनओ कंडीशन में रहेगा, या तो फिर स्प्रिंग चार्ज हो रही है उस टाइम पे भी ये एनओ कंडीशन में रहेगा। तो जैसे ही स्प्रिंग चार्ज है वो चेक करेगा तो इसका जो एनसी मिलेगा तो आप सप्लाई आगे बढ़ेगा। फिर गाइस आता है एंटी पंपिंग। अब सो फ्रेंड्स ये एंटी पंपिंग का काम क्या रहता है कि जब भी आपका ब्रेकर ऑन कंडीशन में है, जब ब्रेकर आपका ऑन हो गया है और कोई दूसरा उसको कमांड दे रहा है ऑन का, ऑन होने के बावजूद कोई कमांड देता है ऑन का, तो क्या है कि उसकी क्लोजिंग कॉइल को कंटिन्यूसली सप्लाई ना मिलता रहे। अगर क्या होगा कि कंटिन्यूसली ऑन कमांड मिलता रहेगा तो ये जो क्लोजिंग कॉइल है वो कॉपर की बनी रहती है, तो वो क्या होगा कि वो डैमेज हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए जब भी सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में होता है उस टाइम पे वो क्लोजिंग कॉइल को आइसोलेट करने के लिए ये एंटी पंपिंग रहती है। यानी कि एंटी पंपिंग है वो सिर्फ ओनली एंड ओनली जब आपका सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में है उस टाइम में लाइन में आएगी। सपोज अभी तो क्या था कि हमारा सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में था तो यहाँ तक हम पहुंचे। अब ये एनसी है, इसका मतलब क्या है इसकी, ये एनसी है, इसका मतलब कि अभी भी आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑफ कंडीशन में है, तो उसकी वजह से वो सप्लाई को आगे बढ़ने देगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या करेगा कि डायरेक्टली कुछ इस तरह से पॉजिटिव आपके क्लोजिंग कॉइल को मिल गया, और जैसे ही आपके क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिल गया तो क्या होगा कि सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। सो जैसे ही सर्किट ब्रेकर ऑन होगा तो गाइस क्या होगा कि ये जो Q1 जैसे आप देख रहे हो, ये Q1 जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे NC बन जाएगा। सो ये जैसे ही ये NC बन जाएगा, Q1 NC हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई जैसे आप देख रहे हो कि वो डायरेक्टली K12 को पिकअप करवाएगा, डायरेक्टली K12 को पिकअप करवाएगा। और K12 जैसे ही पिकअप होगा, नेगेटिव तो K12 को मिल ही रहा था और पॉजिटिव मिल गया, तो क्या होगा कि ये K12 जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। सो वो एनो हो जाएगा। तो क्या होगा गाइस कि अब बाद में आप कितनी बार भी टीएनसी यहाँ से घुमाते रहो, बट क्या होगा कि ये एनो होगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये K12 के मतलब कि ये जो K12 जो है ये K12 के बाहर की साइड यहाँ से कोई सप्लाई ही नहीं जाएगा। तो क्या होगा, ये नो होगा तो आपकी क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिलेगा ही नहीं। यानी कि जब भी आपका क्लोजिंग कॉइल एक बार एनर्जाइज हो गया, एक बार आपका सर्किट ब्रेकर ऑन हो गया है, उसके बाद ये K12 है कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा, और अगर कोई बाई चांस उसको कमांड देगा भी तो भी ये क्लोजिंग कॉइल तक उसका वोल्टेज पहुंचेगा नहीं और आपकी क्लोजिंग कॉइल जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। सो कुछ इस तरह से एंटी पंपिंग जो है वो काम करती है। सो आई होप आप समझ गए कि स्प्रिंग चार्ज क्या होता है और एंटी पंपिंग क्या होता है। सेम वे गाइस, अगर ये बात हुई लोकल की कि अगर लोकल से कमांड आता है तो कुछ इस तरह से ऑन होना है, बट सेम वे गाइस अगर कोई एक्सटर्नली क्लोज कमांड आया तो क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो हमने बात की थी सिर्फ ये लोकल के बारे में, बट जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पूरी सिस्टम हमने देखी थी वो लोकल के बारे में बात की थी। अब चलो बात करते हैं हम रिमोट के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही ये क्लोज कमांड लिखा है, मतलब कि ये जो क्लोज कमांड है कहीं बाहर एक्सटर्नली आ रहा है, या तो फिर रिले से आ रहा है, या फिर कोई DCS से आ रहा है, या तो फिर कोई SCADA सिस्टम से आ रहा है, तो क्या है कि जैसे ही क्लोज कमांड रिमोटली आएगा तो क्या होगा कि ये NC होगा। तो जैसे ही ये NC होगा तो क्या होगा कि ये कंट्रोल सप्लाई आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे तो इंटरलॉक, फ्यूचर इंटरलॉक का लिंक मारा हुआ है, तो वो भी आगे बढ़ते 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 डायरेक्टली जैसे आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह से स्प्रिंग चार्ज कंडीशन में आएगा। कि अगर जैसे ही आगे बात किया कि अगर स्प्रिंग चार्ज है सर्किट ब्रेकर का तो ही आगे
वोल्टेज बढ़ेगा। सेम वे एंटी पंपिंग क्या चेक करेगा कि भाई आपका ब्रेकर तो ऑलरेडी ऑन कंडीशन में तो है नहीं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ब्रेकर ऑन कंडीशन में तो अभी है नहीं, कहीं से और सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऑन कंडीशन में नहीं है तो वापस क्या होगा कि आगे सप्लाई जाएगा और डायरेक्टली आपके क्लोजिंग कोइल को सप्लाई मिलेगा और क्लोजिंग कोइल जो है वो ऑन हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी और आपका सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाएगा। और साथ ही में क्या होगा कि जैसे ही सर्किट ब्रेकर ऑन होगा तो ये Q1 जो है वो NC होगा, और वो NC होगा तो ये K12 जो है वो पिकअप होगा। K12 पिकअप होगा तो क्या होगा कि इसको यहाँ से NC में से, यानी कि क्लोज कंडीशन है उसमें से उसको डायरेक्टली ओपन करवा देगा, और बाद में एंटी पंपिंग जो है वो सप्लाई को, कंट्रोल सप्लाई को क्लोजिंग कोइल तक जाने नहीं देगा जब भी सर्किट ब्रेकर ऑन होगा उस टाइम पे। सो गाइस कुछ इस तरह से सर्किट ब्रेकर का जो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग सर्किट जो होता है कुछ इस तरह से होता है। सो आज इस वीडियो में हमने समझा है कि सर्किट ब्रेकर का जो स्प्रिंग चार्जिंग सर्किट होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग कोइल क्या होता है, क्लोजिंग इंटरलॉक कैसे होते हैं, एंटी पंपिंग सर्किट क्या होता है, उस इतनी चीज़ों के बारे में हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपिंग सर्किट के बारे में। सो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो एक ट्रिपिंग सर्किट का ड्राइंग है। सो यहाँ पे ये जो है ट्रिपिंग सर्किट ऑफ इनकमर 1 है। सो गाइज ये जो आप देख रहे हो ये जो कोइल है वो ट्रिपिंग कोइल है, यानी कि जैसे ही क्लोजिंग कोइल में ये क्लोजिंग कोइल थी वो सर्किट ब्रेकर को क्लोज करवाने के लिए, यानी कि सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जो है उसको क्लोज करने के लिए ये क्लोजिंग कोइल का यूज होता था। यानी कि जब भी ये क्लोजिंग कोइल को सप्लाई मिलता था तब सर्किट ब्रेकर आपका ऑन होता था। सेम वे ये जो ट्रिपिंग कोइल है उसमें क्या होगा कि जब भी कंट्रोल सप्लाई जो है वो ट्रिपिंग कोइल को मिलेगा, यानी कि ट्रिपिंग कोइल के पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव मिलेगा, उस टाइम पे ये ट्रिपिंग कोइल एनर्जाइज होगी और आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाएगी। तो इसके लिए ये ट्रिपिंग कोइल रहता है। तो चलिए इसके ड्राइंग के बारे में हम समझते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो L111301 जो है वो आगे के पेज में से, यानी कि 13 नंबर के पेज में से ही आ रहा है, यानी कि ये जो 13 नंबर के पेज में ये जो चीज़ थी उसको ही एक्सटेंड करके यहाँ पे लाया है। सेम वे ये नेगेटिव जो है उसको भी एक्सटेंड करके डायरेक्टली ट्रिपिंग कोइल में यहाँ पे लाया गया है। अब ये जो MCB Q14 है वो क्या करती है कि ये ट्रिपिंग कोइल के खुद के लिए एक MCB रखा है। तो जैसे ही आप ये MCB को ऑन करोगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव सप्लाई जो है वो डायरेक्टली ट्रिपिंग कोइल की सर्किट में आ जाएगा। सेम वे गाइस जैसे ही आपने ये Q14 ऑन किया तो वैसे ही ये जो नेगेटिव जो है, नेगेटिव सप्लाई जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिपिंग कोइल की सर्किट में आ जाएगा। और डायरेक्टली नेगेटिव जैसे आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव तो डायरेक्टली क्लोजिंग कोइल को ट्रिपिंग कोइल को डायरेक्टली मिल ही रहा है और यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर को मिल रहा है। अब गाइस जैसे ही क्लोजिंग कोइल में भी पॉजिटिव को कंट्रोल करते थे वैसे ही ट्रिपिंग कोइल में भी हम पॉजिटिव को ही कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज ये है कि ट्रिपिंग कोइल में हर एक जो कॉन्टेक्ट जो है ट्रिपिंग के वो पैरेलल में लिए है। जैसे आप देख रहे हो कि हर एक कॉन्टेक्ट पैरेलल में है। और क्लोजिंग कोइल में क्या था कि क्लोजिंग कोइल में हर एक कॉन्टेक्ट को सीरीज में लिया था, सीरीज में लेके ही सब कॉन्टेक्ट सीरीज में लेके ही क्लोजिंग कोइल को मिल रहे थे। और यहाँ पे ट्रिपिंग कोइल में हर एक पैरेलल में होता है, क्योंकि गाइस ट्रिपिंग कोइल में तो क्या है कि जब भी कहीं से भी ट्रिप करवाना है, ब्रेकर को ऑफ करवाना है, तो कहीं से भी कमांड आए तो उसको ऑफ होना चाहिए, उसको ऑफ होना पड़ेगा। तो उसके लिए उसके कॉन्टेक्ट जो है पैरेलल में होते हैं। चले आगे भी बात करते हैं। ये जो पॉजिटिव सप्लाई जो है वो डायरेक्टली कुछ इस तरह से आके यहाँ पे टीएनसी तक पड़ा रहेगा। अब जैसे आप देख रहे हो कि ट्रिप जो है, ट्रिप के जो एरो है वहां पे ब्लैक जो है वो हाईलाइट किया है, यानी कि जब भी आप टीएनसी को ट्रिप के साइड घुमाओगे तो क्या होगा कि सप्लाई, कंट्रोल सप्लाई जो है वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के डायरेक्टली आपके ट्रिपिंग कोइल तक आके पड़ा रहेगा। बट ये यहाँ पे साथ में एक Q1 का कॉन्टेक्ट लिया है, यानी कि जब भी सर्किट ब्रेकर का Q1 ऑन होगा, यानी कि जब भी सर्किट ब्रेकर Q1 ऑन होगा, ऑन कंडीशन में सर्किट ब्रेकर होगा, तब ये कॉन्टेक्ट जो है वो NC होगा। सो ये NC होगा, यानी कि जब भी ब्रेकर ऑन है उस टाइम पे ही आपके ट्रिपिंग कोइल को सप्लाई मिले, उसके लिए ये इंटरलॉक लिया रहता है कि जब आपका ब्रेकर ऑन है उस टाइम पे आप इसको ट्रिप करवाओगे, क्योंकि आपको ट्रिप सर्किट ब्रेकर को कब करवाना है, जब भी आपका सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में उस टाइम पे ही आपको सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाना होता है। सो जब भी सर्किट ब्रेकर ऑन है तो उसका ये जो कॉन्टेक्ट है वो NC हो जाएगा, और वो NC हो जाएगा तो क्या होगा कि डायरेक्टली जब भी आप टीएनसी को ट्रिप के साइड घुमाओगे और आपका सर्किट ब्रेकर ऑन है तो वो डायरेक्टली ट्रिपिंग कोइल को एनर्जाइज करेगा
और आपका सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप करवा के कुछ इस तरह से ओपन करवा देगा। सो ये हुआ एक टीएनसी से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिप के बारे में। जैसे आप ये देख रहे हो ट्रिप के बारे में। सो ट्रिप में गाइस क्या रहता है कि K13 का एक कॉन्टेक्टर लिया है। अब ये K13 का कॉन्टेक्टर यहाँ पे है। अब ये K13 का कॉन्टेक्टर कब पिकअप होगा? जब भी ये K13 का कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तब ये NC होगा, और वो NC होगा तो आपका ट्रिपिंग कॉइल को कमांड मिलेगा और सर्किट ब्रेकर जो है वो ओपन हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो उसके लिए ये K13 को पिकअप होने के लिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ट्रिप फ्रॉम रिले, यानी कि जब भी कुछ फॉल्ट आएगा उस टाइम पे रिले जो है वो ट्रिप कमांड जनरेट करेगी। तो वो ट्रिप कमांड जैसे ही जनरेट किया तो ये R11 जो है वो NC हो जाएगा, यानी कि जब भी ट्रिपिंग आएगा तब ये R11 NC होगा और सप्लाई आगे बढ़ के डायरेक्टली ये जो K13 की कोयल जो है उसको पिकअप करवाएगा। और जैसे ही K13 की कोयल पिकअप होगी तो ये K13 का कॉन्टेक्ट जो है वो चेंज ओवर होके कॉन्टेक्ट NC होगा, और वो NC होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली आपके ट्रिपिंग कोयल को सप्लाई मिलेगा और आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ट्रिपिंग लिया रहता है। साथ ही में यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये स्पेयर टीवी दिया है। अब ये स्पेयर टीवी क्या है इसकी, सपोज आपको सर्किट ब्रेकर जो है उसको इमरजेंसी से स्टॉप करना है कोई रिमोट जगह से, तो यहाँ पे आप इमरजेंसी स्टॉप का कनेक्शन दे दोगे तो क्या होगा कि जब भी आप इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो NC होगा तो डायरेक्टली कुछ इस तरह से सर्किट ब्रेकर की ट्रिपिंग कोइल को सप्लाई मिलेगा और ट्रिपिंग कोइल जो है वो क्या करेगा, डायरेक्टली सर्किट ब्रेकर को ओपन करवा देगा। तो ये जो है वो एक स्पेयर टीबी दिया है। तो कुछ इस तरह से ट्रिपिंग सर्किट जो है वो रहता है और ट्रिपिंग इंटरलॉक रहता है। अब गाइस ये जो चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ से एक ट्रिपिंग कोइल में से एक सप्लाई निकल के डायरेक्टली जा रहा है आगे, और साथ ही में यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ से ट्रिपिंग कोइल के जो पॉजिटिव पार्ट है वहाँ से निकल के एक कुछ इस तरह से जाके कुछ यहाँ पे Q1 में जा रहा है। तो ये जो सर्किट पूरी है वो एक ट्रिप सर्किट सुपरविजन की सर्किट है। तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे बस कपलर हो चाहे इनकमर हो, इनकमर वन का तो हमने देख लिया, बट अगर सेम वे अगर बस कपलर की भी क्लोजिंग सर्किट हो तो वो भी सेम रहेगी। सेम वे उसकी ट्रिपिंग सर्किट रहेगी, बस कपलर की ट्रिपिंग सर्किट है वो भी सेम रहेगी। सेम वे गाइज अगर इनकमर 2 की ट्रिपिंग सर्किट है, इनकमर 2 की क्लोजिंग सर्किट है तो वो भी सेम रहेगी, और ट्रिपिंग सर्किट है वो भी कुछ इस तरह से सेम ही रहेगी। सो अब मैं आपको एज ए एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आप बस कपलर एंड इनकमर 2 की ट्रिपिंग सर्किट एंड क्लोजिंग सर्किट को स्टडी कीजिए। यह ड्राइंग जो है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो चलिए इस पार्ट को यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू गाइस।